हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर में हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इनहेरिटेंस होता है उसके क्या प्रिंसिपल है और क्या वेरिएशन है। अभी तक आपने जो चीजें यहाँ पर समझी हैं एक बार देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट आपके पास आते हैं, और वो है आपके मेंडेलियंस लॉ, यानी कि मेंडल्स के जो लॉ हमने डिस्कस किए हैं। तो अभी तक आपने पहला लॉ डिस्कस किया है जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर प्रभाविता का नियम। ठीक है, और काफी इजी था जो आपने डिस्कस किया होगा। इसके हमारे पास कुछ एक्सेप्शन आते हैं जिसमें हमने बात की यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। साथ ही साथ हमने बात की है को डोमिनेंस या सह प्रभाविता के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो लॉ मेंडल का आता है दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसका कोई एक्सेप्शन हमने नहीं देखा है। अगर एक्सेप्शन आपको मिलता है इट मीन्स यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मलिटी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। एंड प्रीवियस लेक्चर में आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में क्या किया था, यहाँ पर जो एक चेकर बोर्ड है, चेकर बोर्ड बनाया था, इसके माध्यम से आपने देखा था आपके पास कोई रेशियो आता है यहाँ पे 9:3:3:1। अब आपको दिया गया था कि आपको क्या करना है, यहाँ पर काउंट करना है कि सच में जो येलो राउंड है वो 9 है या नहीं है। तो अगर हम काउंट करेंगे येलो राउंड को तो हम हाईलाइट करते जाएंगे येलो कलर से। जो येलो राउंड होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट करेंगे। तो येलो राउंड ये है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। येलो रिंकल है, ये नहीं होगा। फिफ्थ है येलो राउंड, सिक्स येलो रिंकल है, 7, 8 एंड 9 जो मैंने अभी हाईलाइट किए हैं। क्या उनके अलावा कोई और, ध्यान से देखिए अपनी चेकरबोर्ड में, क्या उनके अलावा आपको कोई येलो राउंड यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आपको ध्यान से देखना है कि येलो राउंड के हमने सारे यहाँ पे हाईलाइट कर लिए हैं। आप गिनोगे तो आपको 9 रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे जो कहते हैं येलो राउंड है। अब बात करते हैं येलो और रिंकल्ड की। तो येलो और रिंकल्ड को हम क्या करेंगे, लाइट येलो से हाईलाइट करेंगे। तो येलो रिंकल्ड एक तो ये है जो येलो था लेकिन रिंकल्ड था, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ध्यान से देखना है अपनी चेकर बोर्ड को, क्या इन तीन के अलावा भी आपको येलो रिंकल्ड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपने कहा 3 ही आपको मिलेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। फिर आते हैं ग्रीन एंड राउंड। ग्रीन एंड राउंड को हम ग्रीन कलर से यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। ये है ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड एंड ग्रीन राउंड। इन 3 के अलावा आपको ग्रीन राउंड नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ 3 ही है। और लास्ट हमारा आता है यहाँ पे ग्रीन एंड रिंकल्ड, जो आपका एकमात्र यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो आपके पास 9:3:3:1 में क्या आए हैं, यहाँ पे रिजल्ट आए हैं जो आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट होता है। साथ ही साथ आपको ये बोला गया था कि ये तो आपका क्या है, फिनोटिपिक रेशियो। अगर आप जीनोटिपिक रेशियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से आता है। आपका जो रेशियो वो लंबा होगा लेकिन ईजी है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आप लोग ट्राई कर लेंगे। आपके पास आता नहीं है वैसे एग्जाम में, नॉर्मली देखा जाए तो आता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करके रखेंगे। मे बी कहीं पर आपको अगर पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक की बात तो हम कर चुके थे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चलेगा वो है लिंकेज। क्या होता है लिंकेज, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान होगा। क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ा था। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा था। सेल साइकिल और सेल डिवीजन जब हमने पढ़ा तो हमने कहा कि जो सेल डिवीजन है वो 2 टाइप से होता है। एक तो है माइटोसिस, एक क्या है, माइटोसिस है, और एक आपके पास आती है मियोसिस। ठीक है, ये दोनों ही एक साइकिल में चलते हैं। सेल डिवीजन, दोनों ही जो डिवीजन है वो एक साइकिल में चलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। इसके लिए अगर हम एक सेपरेट पेज लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, अब हम कहेंगे हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन क्यों अभी बात कर रहे हैं। अभी तो हमें जेनेटिक की बात करनी चाहिए और सेल की बात कहाँ से रही है, रिलेटेड है, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। आपने कहा क्लास 11th में हमारे पास एक चैप्टर आता था सेल साइकिल एंड, ये सेल साइकिल है एंड सेल डिवीजन। हमने कहा सेल डिवीजन जो होगा वो 2 टाइप से होगा। एक तो हमने पढ़ी है
माइटोसिस, ध्यान होगा आपको, और एक हमने पढ़ी है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही कोशिका विभाजन के प्रकार हैं। जहां पर आपने कहा माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। वहीं पर आपने कहा मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, यहाँ पे हाफ होते हैं। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, दोनों ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन रहेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। जैसे 2n है तो यहाँ पे 2n से 2n बनता है, अगर n है तो n से क्या बनेगा, n बनेगा। तो ऐसा होता है कि इसमें माइटोसिस मियोसिस क्या होगा कि सेल 2n है तो क्या बनेंगे, इसमें n बनेंगे। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर बनते हैं 4 साइकिल, 4 सेल्स, यहाँ पर हमने 2 सेल पढ़ी थी। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो डिफरेंस दोनों में यही आता है कि माइटोसिस में क्या होता है कि अगर हमारे पास 2n सेल है तो 2n ही हमारे पास डॉटर सेल बनेंगी। यानी कि अगर कोई सेल डिप्लॉयड है और उसमें माइटोसिस हुई है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे। मियोसिस में अगर कोई सेल डिप्लॉयड है तो उससे जो कोशिकाएं बनेंगी, उससे जो डॉटर सेल बनेगी वो हैप्लॉयड यहाँ पर होती है। ये दोनों आपने कहा, अगर चाहे आप बात करें माइटोसिस के बारे में या बात करें मियोसिस के बारे में, ये एक साइकिल में कंप्लीट होते हैं और जिसे हमने इस प्रकार से पढ़ा था साइकिल में। ठीक है, साइकिल में जब आपने पढ़ा था तो आपने पढ़ा था आपके पास आता है यहाँ पर G1 फेज। ठीक है, आपके पास आता है S फेज। ठीक है, आपके पास आता है G2 फेज और आपके पास आता है यहाँ पे इस प्रकार से एक साइकिल चलती है, G1, S और G2 फेज। ठीक है, 3 फेज हमारे पास चलते हैं। दोनों चीजें जो है वो इसी साइकिल में कंप्लीट होती है। पहले सेल G1 में आएगी, G1 से S फेज में जाएगी, S से G2 फेज में जाएगी। ठीक है, यहाँ पर G0 फेज भी होता है, अगर आपको ध्यान होगा तो G0 फेज भी होता है। अगर किसी सेल को यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है तो वो G0 फेज में चली जाती है। जैसे जैसे आपने सेम चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा था, कुछ सेल लेबाइल होती है, कुछ स्टेबल होती है, कुछ परमानेंट होती है। जैसे लेबाइल जो डिवाइडिंग सेल्स आपकी होती है, जो स्टेबल सेल्स होती है वो अकॉर्डिंग टू नीड यहाँ पे क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, और जो परमानेंट होती है उनमें डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, दोनों चीजें इसी सेम सीक्वेंस में चलती हैं। अब हमने कहा ठीक है, तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली में जब आपने सेल साइकिल पढ़ा था और जब आपने मियोसिस पढ़ी थी, मियोसिस में आपने यहाँ पर पढ़ा था कुछ क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था, क्रॉसिंग ओवर, और जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन आया था। ध्यान है आपको? आगे जब हम यहाँ पे चलिए, तो हमने क्या बात की है, हमने बात की है यहाँ पे आपने कहा एक सेल जो है एक साइकिल में चल रही है। ठीक है, अब हमने कहा हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लिंकेज पढ़ेंगे तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर 2 टर्म्स आप पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में, एक बार अगर हम आइडिया लें यहाँ पे, तो हमने कहा सबसे पहले थोड़ा सा लिंकेज समझते हैं। आपने कहा क्रोमोसोम क्या होंगे, यहाँ पे सेग्रीगेट होंगे। ये हमें पता है कि क्रोमोसोम जो है वो क्या करते हैं, सेग्रीगेट होंगे। ये क्रोमोसोम इस गैमेट में जाएगा, ये इस गैमेट में जाएगा। तो ये क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया है और ये क्रोमोसोम यहाँ पर आ गया है। तो आपने कहा इस क्रोमोसोम पे जितने भी जीन पेयर हैं वो साथ आ गए हैं। इस क्रोमोसोम पे जितने भी जीन पेयर नहीं होंगे, जितने भी जीन है इस क्रोमोसोम में, जितने भी जीन है वो यहाँ आ गए हैं। इस क्रोमोसोम में जितने भी जीन है वो यहाँ आ गए हैं। सिंपल सी चीज है, ये तो है यहाँ पे लिंकेज, जहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो लिंक हो रखी है, लिंक होकर के आपस में क्या आते हैं, नेक्स्ट जो जनरेशन उसमें पास होते हैं, क्योंकि गैमेट में पास हो रहे हैं इसलिए नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे। आपने कहा ये जो प्रोसेस होती है ये लिंकेज कहलाती है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम लिंक्ड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत पास पास होंगे। फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है, तो एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है। इसमें भी सेम यही सीन चलेगा, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं जिन्हें आप एलील कह रहे हैं, ऐसे। तो ये बहुत पास पास होते हैं, क्योंकि इसीलिए साथ में क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आगे पास हो जाते हैं। इस सिंपल से प्रोसेस को हम लिंकेज कहते हैं। लिंकेज के बारे में अगर हम पढ़ें, आपने कहा लिंकेज इज अ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 जीन्स। क्या है लिंकेज? 2 जीन का एक भौतिक जुड़ाव है, भौतिक
रूप से क्या है जुड़े। भौतिक रूप से मतलब है कि कोई केमिकली कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन भौतिक रूप से, क्योंकि अगर आप देखेंगे लोकस, तो लोकस पास पास है इनके, लोकस जानते हैं, तभी हमने कुछ टर्म डिस्कस किए थे, लोकस यानी कि लोकेशन ऑफ जीन, लोकेशन इनके उसी सेम क्रोमोसोम में पास पास होती है। It can also be defined as the process of association of gene close together on the same chromosome। और आप इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं, एक ही गुणसूत्र पर एक साथ बंद जीनों के जुड़ाव की प्रक्रिया के रूप में भी इसे परिभाषित किया जाता है। लिंक्ड जीन, लिंक्ड जीन किसे कहेंगे, जो जीन साथ में पास हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिंक्ड जीन कहते हैं। तो आपने कहा लिंक्ड जीन क्लोज टुगेदर ऑन अ क्रोमोसोम मेकिंग देम लाइकली टू बी इनहेरिट टुगेदर। आपने कहा लिंक्ड जीन एक गुणसूत्र पर एक साथ रहते हैं, जिससे उन्हें एक साथ विरासत में मिलने की संभावना होती है। सिंपल सी चीज यही बोली है कि जो जीन क्या होते हैं, एक दूसरे से भौतिक रूप से क्या होते हैं, पास पास होते हैं, ठीक है, भौतिक जुड़ाव है, पास पास है, वो क्या होते हैं, एक साथ इनहेरिट होते हैं, ठीक है, एक साथ, यानी कि ये आपस में, ये जो चारों जीन है, ये लिंक्ड जीन है, ये साथ में ही यहाँ पे क्या हो रहे हैं, साथ में ही ये पास हो रहे हैं नेक्स्ट गैमीट में ऐसे, और साथ में ही ये क्या होंगे, नेक्स्ट जनरेशन को मिलेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। सिंपल सी चीज है जो हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं। तो लिंकेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिंकेज के प्रोसेस आप कह सकते हैं कि हमने कहा माइटोसिस में हम यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन जब आप क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे तो मियोसिस में हमने क्रॉसिंग ओवर अच्छे से समझी है और पढ़ी है। उससे पहले मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले, और आपने कहा क्रॉसिंग ओवर को, रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा लिंकेज को पढ़ लेंगे। लिंकेज में आपको क्या चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि हमने मियोसिस में क्या पढ़ा था। अगर आपको ध्यान आएगा, अगर आप वहां से चीजों को रिलेट करेंगे तो आप इजीली यहाँ पे समझ पाएंगे कि अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा। चलिए, तो आपने लिंकेज पढ़ लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा लिंकेज में तो क्या है कि जो क्रोमोसोम है, वो जो क्रोमोसोम के जो जीन्स हैं वो साथ साथ में यहाँ पे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। जैसे कि हमने, जिसे हमने इनहेरिटेंस नाम से जाना है, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है मॉर्गन के द्वारा, और आपने कहा कि यहाँ पर आप क्या देखते हैं, नए कॉम्बिनेशन भी देखते हैं, रिकॉम्बिनेशन देखते हैं। जैसे कि डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने कुछ रिकॉम्बिनेशन देखे थे, जैसे कि येलो एंड ड्रिंक ब्लड एक रिकॉम्बिनेशन हमारे पास आया था। ग्रीन और राउंड जो है एक रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन, एक नया रिजल्ट हमारे पास आया था। तो ये नया रिजल्ट कैसे आया होगा, वो आता है क्रॉसिंग ओवर से। क्रॉसिंग ओवर आपको समझनी है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करेंगे। मियोसिस जब आपने पढ़ी थी तो मियोसिस में क्या क्या चीजें आपने समझी थी। जब हमने माइटोसिस पढ़ी सिंपल सा, तो माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने कहा माइटोसिस में पहले तो इंटरफेज आते हैं जिसमें एक साइकिल आती है। इंटरफेज में एक साइकिल हमने पढ़ी थी, जिसमें जी फेज में क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है और इसके साथ साथ ऑर्गेनेली रेप्लिकेट करती है। हमने कहा एस फेज आता है जिसमें आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट करता है, और G2 फेज आता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर G2 फेज में आपके जो रेस्ट ऑर्गेनेली है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है, वो रेप्लिकेट करते हैं, और इसी के साथ साथ आपने का प्रोटीन सिंथेसिस और होती है, ठीक है। ये तो आपका इंटरफेज आता है। अब आती है आपकी मियोसिस। तो मियोसिस में सबसे पहले प्रोफेज है। प्रोफेज में आपने कहा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूटने लगेगी, यहाँ पे ऑर्गेनेली डिसअपियर हो जाएंगे, आपका सिर्फ सेंट्रोमियर यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। आपका जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होने लगेंगे, और इससे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने लगेंगे, इस प्रकार से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने लगेंगे। मेटाफेज में आपने कहा कि ये जो अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कम्प्लीटली क्या हो गई है, यहाँ पे डिसअपेयर हो गई है। ये आपके जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेजिक प्लेट पे इस प्रकार से अरेंज हो गए हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल ने इन्हें यहाँ से अटैच कर लिया है, माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे अटैच हो गए हैं। ये आपका एमफेज बताता है, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज में आपने कहा कि यहाँ पर जो आपके क्रोमैटिन है उसने इस प्रकार से जो क्रोमोसोम है उन्हें सेपरेट कर लिया है। एनाफेज में हमने क्या बोला कि ये क्रोमैटिन है, इसने क्या किया है, यहाँ पे क्रोमोसोम को सेपरेट कर लिया है इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। ये एनाफेज है। और टीलोफेज में हमने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनने लगी है और फिर से आने लगी है।
तो इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास आई, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे बन जाती है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन इस प्रकार से ये पूरी आपकी सेल इस प्रकार से आ जाती है, जिसमें 46 क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाते हैं, 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं। एट लास्ट क्या होगा यहाँ पे, साइटोकाइनेसिस होगी और एक डिप्लॉइड सेल ये होगी, एक डिप्लॉइड सेल ये होगी। ये तो हमने माइटोसिस में बात की, लेकिन मियोसिस का क्या, मियोसिस में अगर आपको ध्यान होगा, मियोसिस का अगर आपको ध्यान होगा तो हमने पढ़ा था मियोसिस में सबसे पहले तो ये जो साइकिल है ये सेम आएगी, ये जो साइकिल है ये तो सेम आएगी। मियोसिस में आपने प्रोफेज के ही कुछ स्टेप्स पढ़े थे, ठीक है, आपने पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ फेजेस आपने पढ़े, जिसमें सेकंड जो फेज है वो पैकेटीन था, आपको ध्यान होगा, अगर ध्यान नहीं है तो एक बार आप अपने नोट्स खोलेंगे उस पर देखेंगे, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पे पैकेटीन है, और पैकेटीन में हमने क्या बोला कि जो क्रोमोसोम है यहाँ पर, जैसे एस फेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड बनती है, जैसे कि ये ओरिजिनल क्रोमोसोम है, ये ओरिजिनल क्रोमोसोम है, इसकी एक सिस्टर क्रोमैटिड बनी है और इसकी भी सिस्टर क्रोमैटिड बनी है, ठीक है। पैकेटीन में होता क्या है कि ये जो क्रोमोसोम है इस प्रकार से, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये आपस में एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को जो जेनेटिक मटेरियल है वो शेयर कर लेते हैं, यानी कि इसका कुछ पार्ट जो जेनेटिक मटेरियल है, कुछ जीन्स जो है वो ये ले लेगा और इसके कुछ जीन जो है वो ये ले लेगा। उसके बाद आपने कहा कि एट लास्ट ये सेपरेट होते हैं, और जब ये सेपरेट होते हैं तो अब ये रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी कर चुके होते हैं, इट मीन्स कि ये शेयर कर लेते हैं अपने जो क्रोमोसोम्स है उन्हें शेयर कर लेते हैं। इसी को हमने रिकॉम्बिनेशन नाम दिया है, या इसी को क्रॉसिंग ओवर, ये क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर हो रही है यहाँ पे प्रोसेस, और जब क्रॉसिंग ओवर है, जब इन्होंने एक्सचेंज किए अपने जीन्स तो यहाँ पर एक नए कॉम्बिनेशन बने हैं, ठीक है। जब नए कॉम्बिनेशन बने हैं इसीलिए हमने कहा कि हर एक गैमेट यूनिक है, क्योंकि हर टाइम क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर ऐसे नहीं कि सेम जीन्स वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी यहाँ पे, इसीलिए वो क्या करेंगे, जो जीन्स है उन्हें शेयर करते हैं। तो ये होती है क्रॉसिंग ओवर, और इसी क्रॉसिंग ओवर को आपको यहाँ पे पढ़ना है, जो मियोसिस में हमने देखी है। तो मियोसिस में एक्चुअली में क्या होगा, अब आपने कहा ये क्या होगा है, इन्होंने क्रॉसिंग ओवर कर लिए, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपने कहा सेम जो प्रोसेस है वो होगी मेटाफेज। मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट में सेट हो जाएंगे इस प्रकार से। मेटाफेजिक प्लेट में जब ये सेट हो जाते हैं तो आगे आपने कहा प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, ये सारे प्रोसेस यहाँ पर आगे तो चलते रहेंगे, ठीक है, जो क्लास 11 में आप पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आपके पास टॉपिक आते हैं आपको वो ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक कहीं भी आपके पास फिर से आ सकता है, उससे रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी होती है। अब आते हैं मॉर्गन, अभी तक आपने मेंडल की बात की है, अब हमारे पास सेकंड जो साइंटिस्ट आते हैं वो है मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन इनका नाम है, ठीक है, या टी हंट मॉर्गन इन्हें हम कहते हैं। और इन्होंने यहाँ पर ड्रोसोफिला जो है उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था, इनसे भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि क्यों ड्रोसोफिला को ही चूज किया गया है। कुछ बेसिक से कैरेक्टर हैं, जैसे कि बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे ड्रोसोफिला में, जैसे कि मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी था ड्रोसोफिला में, जैसे कि लाइफ साइकिल इनकी शॉर्ट है जिससे कि रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं। तो ये कुछ रीजंस आते हैं ड्रोसोफिला को चूज करने के, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं, आपने कहा 1910 यानी कि 1910 में टी.एच. हंट मॉर्गन यूज्ड टू फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलनक्वेस्टर टू एक्सप्लेन द वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग कॉज्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने कहा 1910 में टी.एच. मॉर्गन, अच्छा ध्यान दीजिए मेंडल कब थे, 1800 की बात चल रही थी, टी.एच. मॉर्गन कब आए, जब 1900 की बात चल रही थी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1910 में टी हंट मॉर्गन ने यौन प्रजनन के कारण होने वाली संतानों में विभिन्नता को समझने के लिए जो यहाँ पे फ्रूट फ्लाइज होती हैं, जैसे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का कहा जाता है, उनका उपयोग किया। उन्होंने देखा, जैसे कि हम कहते हैं अभी भी कि हर जैसे जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, वेरिएशन होती है। टी.एच. मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट इसी पे किया कि ये जो वेरिएशन आती है ये कैसे आती है, ठीक है। तो बेसिकली उनका काम क्या है, वेरिएशन को एक्सप्लेन करना है। He experimented with fruit flies and observed that there were more than 100 fruit flies with red eyes but only one male fly with white eyes. उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि उन्होंने जो जो फ्रूट फ्लाइज है उनके साथ प्रयोग किया और देखा कि लाल आंखों वाली 1000 से अधिक मधुमक्खियां थी। मैक्सिमम जो यहाँ पर मधुमक्खियां उनकी लाल आंखें हैं, लेकिन सफेद आंखों वाली एक ही नर मक्खी थी, व्हाइट आई वाली एक ही नर मक्खी थी।
He even published article in the name of a sex limited inheritance in Drosophila. उन्होंने ड्रोसोफिला में सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस के नाम से भी एक लेख यहाँ पे प्रकाशित किया है। तो यहाँ पर समझने के लिए कि क्या है, जो मॉर्गन है उनके एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमने कहा कि यहाँ पर अभी सिर्फ इतना समझिए, उन्होंने ड्रोसोफिला को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया, उन्होंने वेरिएशन को यहाँ पे बताया कि वेरिएशन कैसे आता है, क्या रीजन थे यहाँ पे ड्रोसोफिला को चूज करने के, उसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा ही चूज फ्रूट फ्लाइज ड्यू टू द रीजन मेंशन बिलो, यानी उन्होंने नीचे बताए गए कारणों के कारण क्या किया है, यहाँ पे जो फ्रूट फ्लाई है उन्हें चूज किया या ड्रोसोफिला को चूज किया है। One can easily differentiate both the male and female ड्रोसोफिला, आपने कहा नर और मादा ड्रोसोफिला दोनों में अंतर जो है वो आसानी से किया जा सकता है, आप आसानी से उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वन सिंगल मेटिंग इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मैनी ऑफस्प्रिंग, केवल एक यहाँ पर बार रिप्रोडक्शन से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग आपके पास आ जाते हैं, जिससे कि आप एक्सपेरिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इट हैज़ अ शॉर्टर लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 2 वीक्स, इनमें जो यहाँ पर इनके जो जीवन काल है वो लगभग 2 सप्ताह का हो सकता है, 2 सप्ताह का होता है, यानी कि इनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट है। इट कैन इजिली कल्टिवेट इन द सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी, आपने कहा इसे प्रयोगशाला में सिंथेटिक माध्यम से आसानी से विकसित किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस आर अवेलेबल, आपने कहा विभिन्न प्रकार की वंशानुगत विविधताएं उपलब्ध हैं, जैसे कि आइज का कलर है, विंग्स का साइज है, तो ये ऐसे बहुत सारे क्या आते हैं इनमें जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, जैसे कि आपने पी प्लांट में देखा था वो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या बताया है मॉर्गन ने, क्या होता है क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप लोग रीड करके लेकर के आएंगे आपकी बुक में क्या दिया गया है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।